दिस टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ फ्लो नेट्स। कल हमने एप्लीकेशन ऑफ फ्लो नेट्स पे छोड़ दिया था, है ना। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ फ्लो नेट्स पढ़ेंगे। क्या एप्लीकेशन ऑफ फ्लो नेट्स होते हैं, तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लो नेट्स क्या होते हैं। देखो फ्लो नेट्स किस किस काम आता है, सीधे पॉइंट पे आते हैं आज। फ्लो नेट्स किस काम आता है? फ्लो नेट्स फ्लो नेट्स चलो डायरेक्टली लिखते हैं। फ्लो नेट्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? सीपेज डिस्चार्ज सीपेज डिस्चार्ज, ठीक है। सेकेंड वन इज व्हाट? सीपेज प्रेशर, and third one is what? Exit gradient. Third one is what? Exit gradient. ये तीन चीजें निकालने के में क्या है काम आता है, क्या अपना फ्लो नेट। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे कि पहले क्या है? सीपेज डिस्चार्ज है। सीपेज डिस्चार्ज क्या होगा? ठीक है, सीपेज डिस्चार्ज क्या? सीपेज प्रेशर एंड देन एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक है। कल सैटरडे, तो सैटरडे में देखते हैं क्विज का बोला था, तो देखते हैं कल क्विज रखते हैं। जैसा भी होगा मैं रात तक के ग्रुप में नोटिफिकेशन डाल दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज डिस्चार्ज, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज डिस्चार्ज। डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज डिस्चार्ज, ठीक है। कैसे निकलेगा सीपेज डिस्चार्ज? तो देखते हैं। लेट डेल्टा क्यू बी द डिस्चार्ज through the flow field under head H। हेड कितना रखा है? H रखा है। अज्यूम किया हमने डेल्टा क्यू डिस्चार्ज है किसके थ्रू? डेल्टा कोई एक फ्लो नेट होगा, ये क्या है? फ्लो फील्ड है, ठीक है। क्या है ये? फ्लो फील्ड है। अब फ्लो फील्ड किसका पार्ट है? फ्लो फील्ड पार्ट है फ्लो नेट का। इसकी कुछ ब्रेड्थ होगी, मान लो कि क्या है? b है, और इसकी कुछ लेंथ होगी, मान लो कि क्या है? l है, ठीक है। अब इसके अंदर से डिस्चार्ज कितना होगा वो देखते हैं। कल हमने देखा था सीपेज डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है? फ्रॉम डार्सीज लॉ क्यों? डार्सीज लॉ क्या था? वैलिड था, ठीक है। फ्रॉम डार्सीज लॉ डेल्टा क्यू इक्वल्स टू के आई ए। के क्या होगी? के होगी परमेबिलिटी, आई होगी क्या? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और ए क्या होगा? एरिया जिसके अंदर से वो पास हो रहा होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं के, तो ठीक है परमेबिलिटी हो गई। अब बात करते हैं आई की। आई क्या होगा यहाँ? हेड लॉस। अब हेड लॉस कितना ले? तो हेड लॉस देखना पड़ेगा। जब मैंने बोला था कि एक phi 1 है और एक ये phi 2 है, और psi 1 है और ये दूसरा psi 2 है। एक अजम्पशन था, एक प्रॉपर्टी थी कि भाई phi 1 और phi 2 से कितना भी जाओ, हेड लॉस कितना होगा? हेड लॉस होगा डेल्टा एच का। हेड लॉस सब में सेम होगा, तो डेल्टा एच का हेड लॉस होगा। और अब लीनियर लेंथ, तो पानी कैसे फ्लो करता है? पानी अलोंग द स्ट्रीम लाइन फ्लो करता है ना। तो डेल्टा क्यू कैसे फ्लो कर रहा है? अलोंग द स्ट्रीम लाइन। तो हेड लॉस जो हो रहा है वो यहाँ से यहाँ तक की ट्रैवल करने में डेल्टा एच हो रहा है, तो एच डिवाइड में क्या आएगा? एल आएगा। तो ये तो बात होगी तुम्हारी हाइड्रोलिक
ग्रेडियंट की, और दूसरी बात करते एरिया की। एरिया जो होगा, एरिया क्या होगा, अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ कि मान लो कोई डैम है, और डैम, ये जो सारी कैलकुलेशंस हो रही है फॉर 1 मीटर लेंथ ऑफ डैम, 1 मीटर लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, 1 मीटर लेंथ के लिए। तो अब देखो समझने वाली बात यह है कि ये है जो तुम्हारा, वो तुम्हारा फ्लो फील्ड है, यानी जो डायमेंशन है वो b है, और यानी जो डायमेंशन है वो l है। फ्लो कैसा हो रहा है, फ्लो ऐसा हो रहा है, तो एरिया कौन सा लूंगा मैं, एरिया ये वाला लूंगा। अब क्या लिखा, फॉर 1 मीटर लेंथ ऑफ डैम। अब जो डैम से बड़े बड़े स्ट्रक्चर है उनका कैलकुलेशन फॉर 1 मीटर होता है, उसको बाद में जितना लंबा उसके हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। 1 मीटर के लिए पता है तो तुमको 1000 मीटर के लिए भी पता है, 2 किलोमीटर के लिए भी पता है, तो फिर 1000 किलोमीटर के लिए भी पता है, तो इसलिए कैलकुलेशन 1 मीटर के लिए करेंगे। तो ये क्या था, फ्लो ऐसा हो रहा था, जो ऐसा तुमको दिख रहा है, बट अंडर फ्लो कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फ्लो ऐसा हो रहा है। तो फ्लो कहाँ से जा रहा है, कौन सा एरिया, एरिया कौन सा आएगा, ये बी तो ये हो गया, और इंटू फॉर 1 मीटर लेंथ, अंदर की तरफ कितना 1 मीटर, तो अंदर की तरफ 1 मीटर है, तो एरिया क्या होगा b इंटू 1। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर 1 मीटर लेंथ ऑफ l। तो ये कैलकुलेशंस जो भी चल रही है वो 1 मीटर लेंथ के लिए चल रही है। अब देखो यहाँ पे डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू का क्या फॉर्मूला होगा, k इंटू आई क्या है, डेल्टा एच बाय एल, इंटू एरिया क्या है, b इंटू 1। अब ये तो बात हो गई किसकी, डिस्चार्ज की, पर आगे और बढ़ेंगे। डिस्चार्ज का ओवरऑल इक्वेशन ये आ रहा है। अब क्या हो सकता है, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनेगी। दो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, पहली पॉसिबिलिटी केस 1 कि आपका मीडियम कैसे हो, आइसोट्रोपिक हो, और केस 2 आपका मीडियम कैसे हो, नॉन आइसोट्रोपिक हो। तो वो दोनों केसेस देखेंगे, टॉपिक ही चलेगा डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज। डिस्चार्ज का फॉर्मूला तो ये आ चुका है, बट लेकिन क्या होगा कि दो केसेस के लिए देखना पड़ेगा। अभी हमने परमिबिलिटी के लिए, आइसोट्रोपिक मीडियम होगा तो चल जाएगा के, बट लेकिन जब नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम होगा तो के एक्स के वाई दोनों हो जाएगा। तो कैसे क्या सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे जो रहेगा अभी डिस्कशन का, केस 1, एप्लीकेशन फर्स्ट चल रही है, उसके अंदर केस 1 फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम, ठीक है। तो मैं करता हूँ, तो कहाँ है डस्टर, कहाँ है ना डस्टर, ये रखेंगे। काफी सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस एक बार समझ में दिमाग में घुस गई तो हो गया। अब इसके अंदर केस 1 पढ़ रहे हैं हम, केस 1 या केस ए कर लो, फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम। और आइसोट्रोपिक मीडियम बात करेंगे, जब आइसोट्रोपिक मीडियम बात करेंगे तो मैंने जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उसमें बता दिया था कि आइसोट्रोपिक मीडियम में फ्लो फील्ड क्या होती है, वो फ्लो फील्ड होती है स्क्वायर। फ्लो फील्ड क्या होती है, ऑलमोस्ट होती है स्क्वायर। फ्लो फील्ड जब स्क्वायर होगी तो एल किसके बराबर हो जाएगा, एल ऑलमोस्ट इक्वल बी के बराबर हो जाएगा। तो आपका डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला आएगा के इंटू डेल्टा एच बाय एल इंटू बी इंटू 1। और जब ये दोनों बराबर हो चुके तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और डिस्चार्ज आएगा के इंटू डेल्टा एच। तो ये तो बात हो गई किसकी, एक की, किसकी, ये एक फ्लो फील्ड का डिस्चार्ज आया है। ये किसका डिस्चार्ज आया है, एक फ्लो फील्ड का। और हमने कल पढ़ा भी था टोटल डिस्चार्ज क्या होगा, टोटल डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा क्यू इंटू नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स। नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, ये एक डेल्टा क्यू है, ऐसे कितने डेल्टा क्यू है पूरे, तो ऐसे एनएफ डेल्टा क्यू है। तो यहां से लिखेंगे, ये इसको 1 दे दो, तो ये फ्रॉम 1
फ्रॉम वन क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा एच इंटू एन एफ। अब और आगे बात करेंगे तो डेल्टा एच को और क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा एच को क्या लिख सकता हूँ, याद करो हेड लॉस क्या क्या लिखा था मैंने, तो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हेड लॉस को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एच इक्वल्स टू टोटल हेड अपॉन नंबर ऑफ डी, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, टोटल हेड अपॉन नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ये हमने कल पढ़ चुका था लास्ट लेक्चर में, जिसने नहीं देखा वो देख ले। तो एच अपॉन एन डी इंटू एन एफ। अब ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया है, कैप्चर हो रहा है क्या, देख तो पूरा कैप्चर हो पा रहा नहीं, हाँ हो तो रहा है, कैप्चर हो जा रहा है। तो मैं हम यहीं पे लिख देते हैं फाइनल फॉर्मूला, टोटल डिस्चार्ज क्यू का के इंटू एच इंटू एन एफ बाय एन डी। ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम। तो फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम टोटल डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, सीधे परमेबिलिटी इंटू हेड, टोटल हेड कितना दिया है, इंटू एन एफ बाय एन डी। मैं इसको यहाँ पे और इलाबोरेट कर दे रहा हूँ। ये समझ के होंगे, लिख लिया होगा आपने, नोट डाउन कर लिया होगा। देखो फाइनल फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू के एच एन एफ बाय एन डी। अब इसकी यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या होता है, ये डिस्चार्ज होता है पर मीटर लेंथ ऑफ डैम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रेड से लिखा गया है। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूबिक पर मीटर लेंथ ऑफ डैम। तो ये तो आ गया डिस्चार्ज, वेयर H इक्वल्स टू टोटल हेड अवेलेबल NF बाय ND। NF क्या, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, नंबर ऑफ फ्लो, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। इसको क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं शेप फैक्टर। ये कल के इसमें लिखा दिया था, अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। के क्या है, परमेबिलिटी। के क्या है, परमेबिलिटी। और क्यू की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर लेंथ ऑफ डैम। ठीक है, तो ये तो बात होगी आइसोट्रोपिक मीडियम की। अब बात करेंगे किसकी, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम या एनाइसोट्रोपिक मीडियम की, कि उसमें क्या होता है, उसमें ये दोनों अलग अलग होते हैं और परमेबिलिटी भी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे किसकी, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम की। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला काफी सिंपल है, Q इक्वल्स टू के एच इंटू एन एफ बाय एन डी, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एंड नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। ठीक है, डिस्चार्ज थ्रू नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। अब बात करते हैं सेकेंड बी पॉइंट की, केस बी, डिस्चार्ज थ्रू नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। डिस्चार्ज थ्रू नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। अब नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में क्या होगा, कल हमने देखा था कि नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में कैसी होती है फ्लो फील्ड्स। तो देखते हैं, फ्लो फील्ड्स जो होती है वो क्या होती है, फ्लो फील्ड्स जो रहती है वो रहती है रेक्टेंगुलर। वो कैसी रहती है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर होगी तो एल और बी बराबर नहीं रहेंगे। जब एल और बी बराबर नहीं रहेंगे तो क्या कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं। अब देखते हैं नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए क्या थी इक्वेशन, अपनी लाप्लास इक्वेशन के एक्स इंटू डी टू एच बाय डी एक्स टू प्लस
के वाई इक्वल्स टू डी टू एच बाय डी वाई टू इक्वल्स टू 0। ये किसके लिए थी? इक्वेशन फॉर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम, आइसोट्रोपिक फॉर नॉन आइसोट्रोपिक के लिए ये थी। अब ये इक्वेशन को अगर तुम किस में ट्रांसफॉर्म कर दो, आइसोट्रोपिक के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दो, तो क्या हो जाएगा? जब आइसोट्रोपिक के फॉर्म में तुम ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो क्या होगा? वापस से वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो पूरा प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। सेक्शन को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या हो रहा है? ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो x इक्वल्स टू एक्स टी अंडर रूट के एक्स बाय के वाई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो उसके बाद क्या करूं मैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दूं मैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टी स्क्वायर। एक्स टी मतलब ट्रांसफॉर्म, ये वाला जो एक्स था, एक्स डायरेक्शन में जो चीजें थी उनको अब ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं मैं किसमें? एक्स टी में। तो देखते हैं एक्स टी इंटू के एक्स बाय के वाई। ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? जब ये एक्स लेंगे तो ऊपर क्या आएगा? के एक्स आएगा, और जब एक्स टी की टर्म्स में लिखेंगे तो ऊपर क्या आएगा? के वाई आएगा। ये x को मेरे को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा हूं मैं? जो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन था, रेक्टेंगुलर सेक्शन को ट्रांसफॉर्म करके स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। जब ये रेक्टेंगुलर को स्क्वायर में कर दूंगा तो नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम कैसा हो जाएगा? आइसोट्रोपिक हो जाएगा। और आइसोट्रोपिक के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर किया मैंने। उसके बाद क्या हो रहा है? अब इसके आगे क्या लगा सकता हूँ? यहाँ पे देखो ये d2x2 लिखा है ये, तो अब मैं डेल्टा पार्शियल डेरिवेटिव दोनों का ले लेता हूँ। तो पार्शियल डेरिवेटिव दोनों का लूंगा तो kx बाय के वाई। तो इसको दे दो इक्वेशन 1 और इसको दे दो इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब ये डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? अब देखो दोनों साइड दिया ना, LHS इक्वल्स टू RHS है, पार्शियल डेरिवेटिव इधर दिया तो इधर भी दिया, स्क्वायरिंग इधर भी की तो उधर भी की, तो दोनों बराबर चल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, रेड कलर में लिखा है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ये वैल्यूज को यार इक्वेशन में पुट करूंगा तो देखते क्या होता है। के एक्स इक्वल्स टू डेल्टा d2h, ये क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव। इसकी जगह क्या रखना है? ये रखेंगे dxt का स्क्वायर इंटू के एक्स बाय के वाई प्लस के वाई इंटू d2h बाय dy2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो kx से kx तुमको कटता हुआ नजर आ रहा है, और ky कहाँ चला गया? ky चला गया तुम्हारा ऊपर, तो ky d2h अपॉन txt स्क्वायर प्लस ky d2h अपॉन डेल्टा dy इक्वल्स टू 0। अब देखो ky क्या है? कॉमन है, कॉमन लेके उधर कर दिया तो 0 आ गया। ये क्या है? d2h बाय dxt का स्क्वायर प्लस d2h बाय dy2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये क्या इक्वेशन बन गई? तो हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया था वो फाइनली क्या हुआ? वो सक्सेसफुल हो गया। वो क्या हो गया? सक्सेसफुल हो गया। मतलब अगर x वाला जो चीज है, x डायरेक्शन में जो चीज है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तुम अगर ऐसे, तो तुम्हारी इक्वेशन काहे में कन्वर्ट हो जाएगी? तुम्हारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आइसोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, या आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए चीजें बन जाएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फाइनली क्या हुआ? ये मैच कर रहा है हमारी पुरानी इक्वेशन से, जो आइसोट्रोपिक इक्वेशन की होती थी, जो इक्वेशन होती थी आइसोट्रोपिक मीडियम की इक्वेशन, तो उससे मैच कर रहा है। तो ये दोनों देखो, अब इसको क्या, हर चीज को ट्रांसफॉर्म कर दो किसमें? इसमें।
ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाओगे अब तुम, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो अब ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो कैसे लगेगा देखते हैं। ये प्रूव करके दिखा दिया कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हमारा नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आइसोट्रॉपिक मीडियम में। तो मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है। तो रेक्टेंगुलर वाले को स्क्वायर में कन्वर्ट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर सक्सेसफुल हुए तो ठीक, नहीं हुए तो भी ठीक, सीखेंगे कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर हमें पूरा भरोसा है हमारे सर पे, करवा ही देंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म करेंगे सेक्शन को, रेक्टेंगुलर को स्क्वायर में। ये तो अभी प्रूफ था कि भाई कैसे कैसे होना है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेने हैं, क्या लगाने हैं। तो ये तो हो गया। अब ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्चुअल सेक्शन वर्सेस ट्रांसफॉर्म सेक्शन। एक्चुअल सेक्शन नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम में क्या है, रेक्टेंगुलर, और ट्रांसफॉर्म्ड क्या बनाना है हमको, स्क्वायर बनाना है। तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है। जैसी स्थिति ऐसे हम बताया तो फ्लेक्सिबल रखो माइंड को, फ्लेक्सिबिलिटी। वो समझाने के लिए था सब कुछ, और मेन कहानी शुरू हो चुकी है। ठीक है, वो सब जो जितना पार्ट था, वो डायग्राम जितना था, वो सब कौन सा ट्रांसफॉर्म था, वो पुराना वाला था, है ना, जिसमें इक्वेशन प्रूफ की थी हमने, और ये समझाया था कि भाई एक चीज को दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर दो तो रेक्टेंगुलर से स्क्वायर हो जाता है। अब बात करेंगे डिस्चार्ज निकालने की, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है वो अब स्टार्ट हो रहा है। डिस्चार्ज थ्रू नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम। अभी तक की जो कहानी चल रही थी वो बिना कहानी बताए कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक्चुअल सेक्शन वर्सेस ट्रांसफॉर्म एकदम एग्जैक्ट अलग, जहां से हम डिस्चार्ज निकालेंगे। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं क्या सीन बनता है। ये क्या था, ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर सेक्शन था। कौन सा सेक्शन था, रेक्टेंगुलर सेक्शन, मतलब बोले तो एक्चुअल सेक्शन। एक्चुअल सेक्शन में परमेबिलिटी हमने क्या डिफाइन की थी, एक्चुअल सेक्शन में हमने परमेबिलिटी डिफाइन की थी कि भैया इधर जाएंगे तो के एक्स होगा, इधर जाएंगे तो के वाई होगा। अब हम बनाएंगे कौन सा सेक्शन, ट्रांसफॉर्म सेक्शन। ये कैसा है, ट्रांसफॉर्म सेक्शन। ट्रांसफॉर्म सेक्शन में हमने परमेबिलिटी क्या डिफाइन की थी, परमेबिलिटी हमने डिफाइन की थी कि भाई के डैश अगर इधर डायरेक्शन में है तो के वाई भी इधर, के डैश वाई डायरेक्शन में भी परमेबिलिटी होगी। अब देखने वाली बात ये है कि देखो ये एक्चुअल में क्या है, ये स्क्वायर है और ये है रेक्टेंगुलर। हमें कैलकुलेशंस इजी करने के लिए क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर ये बी है, ट्रांसफॉर्म सेक्शन की डायरेक्शन बी है, और ये भी क्या है, ये भी अगर बी है, तो ये क्या है, स्क्वायर हो गया। ठीक है, और एक्चुअल सेक्शन की क्या है, ये तो बी रहेगी। अब मैं ये इसको याली इसको क्या कर दिया है, याली लेंथ को मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो ट्रांसफॉर्म किया मैंने, पहले जब बताया था तो इधर बताया था, बट वो समझाने के लिए था। एक्चुअल जो प्रोसेस चल रही है वो यहाँ चल रही है। अब इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो b इक्वल्स टू के एक्स बाय के वाई करूंगा। ठीक है, पहले मैंने क्या किया था, इधर किया था, तो कंफ्यूज मत होना। अभी हमको कैलकुलेशन इजी करने के लिए बी इन दोनों को ले लिया कि भाई ट्रांसफॉर्म वाले को बी ले लो, इसकी डायमेंशन बी ले लो, तभी तो ये स्क्वायर होगा। और ये डिफरेंट लेनी पड़ेगी, तो क्या डिफरेंस होगा, b इंटू अंडर रूट ऑफ के एक्स इक्वल्स टू एक्स टी अंडर रूट ऑफ के एक्स बाय के वाई। ठीक है, तो ये हमने ले चुके हैं। अब कुछ नहीं, अब एक और चीज देखो, डिस्चार्ज थ्रू एक्चुअल सेक्शन इक्वल टू डिस्चार्ज थ्रू एक्चुअल सेक्शन किसके बराबर होगा, दोनों में डिस्चार्ज तो सेम होना चाहिए भाई। फिर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, अब पता लगा तो ऐसा थोड़ी होता है कि तुमने कोई चीज ली,
उसको मतलब रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया और उसका जो तुमने ट्रांसफॉर्म किया तो डिस्चार्ज उसका डबल हो गया 3 गुना है। नहीं, डिस्चार्ज को सेम रखना पड़ेगा, डिस्चार्ज दोनों में सेम रहने चाहिए, तभी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है। अगर ऐसी भी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे हाथ में रहते तो हम लोग पता नहीं ट्रांसफॉर्म कर करके कितना डिस्चार्ज निकाल चुके होते हैं, ठीक है। पर हमारे इसमें नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, क्यों? डिस्चार्ज को सेम रखना पड़ेगा। तो डिस्चार्ज थ्रू एक्चुअल सेक्शन इक्वल्स टू डिस्चार्ज थ्रू ट्रांसफॉर्म सेक्शन। डिस्चार्ज थ्रू ट्रांसफॉर्म सेक्शन। बात करते हैं डिस्चार्ज थ्रू एक्चुअल सेक्शन। एक्चुअल सेक्शन का डिस्चार्ज क्या था? डेल्टा क्यू छोटा क्यू, मतलब एक फ्लो नेट से तो डेल्टा क्यू ऑफ ये डेल्टा क्यू ऑफ ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ऑफ एक्चुअल इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ऑफ ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा? के। अब मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ डिस्चार्ज कहाँ से देख रहा हूँ? एक्स डायरेक्शन में, क्यों? पीछे भी एक्स में देखा था, तो के कौन सा लूंगा? के एक्स। अब क्या आएगा? आई, ध्यान से सुनना, के एक्स इंटू आई, के एक्स इंटू आई। आई कितना लेंगे? एक फ्लो फील्ड में हेड लॉस कितना होता है? एक फ्लो फील्ड में हेड लॉस होता है डेल्टा एच का, अपॉन लेंथ कौन सा लूंगा? ट्रांसफॉर्म लेंथ, तो ये बी इंटू अंडर रूट के एक्स बाय के वाई, ठीक है। अब एरिया कौन सा लूंगा? बताया था एरिया बताया था, ये इंटू पानी कैसा फ्लो कर रहा है? ऐसा, तो बी इंटू 1 पर यूनिट लेंथ के लिए, तो एरिया जो आएगा वो आएगा बी इंटू 1। ये किसके बराबर होगा? ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन के बराबर होगा, डिस्चार्ज इसका ट्रांसफॉर्म के। तो x की बात करो तो x, तो k सिग्मा इंटू हेड लॉस कितना? हेड लॉस आई बोले तो डेल्टा एच, इसमें भी डेल्टा एच इंटू कितनी लेंथ ट्रेवल कर रहा है? वो लेंथ ट्रेवल कर रहा है b इंटू एरिया क्या है? b इंटू 1। तो ये तो हो गया तुम्हारे बात। अब जो उड़ रहा है उसको उड़ा दो। क्या क्या उड़ रहा है? ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये डेल्टा एच भी उड़ गया। तो यहां से क्या आ रहा है? ये एक अंडर रूट गया और ये अंडर रूट ऊपर आया, तो अंडर रूट ऑफ के एक्स डॉट के वाई इक्वल्स टू के परमेबिलिटी। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो भावनाओं को? क्या आया? ये आई तुम्हारी इक्विवेलेंट परमेबिलिटी। के सिग्मा क्या है? इक्विवेलेंट परमेबिलिटी। अगर तुम्हारे पास आइसोट्रोपिक मीडियम है और तुमको इक्विवेलेंट परमेबिलिटी चाहिए इन 2D फ्लो, x डायरेक्शन y डायरेक्शन 2D फ्लो, तो अंडर रूट ऑफ के एक्स प्लस के वाई, ठीक है। तो ये फॉर 2D फ्लो। देखो अब मिटा देते हैं, ये प्रूफ तो कर दिया अपन ने। केस ये क्या है? जो ट्रांसफॉर्म सेक्शन में परमेबिलिटी है वो इक्विवेलेंट परमेबिलिटी है, ठीक है। काफी सिंपल है, काफी मजा आ रहा होगा, दिमाग लग रहा है इसमें। अब देखो हमने सबको ट्रांसफॉर्म कर दिया और हमने परमेबिलिटी भी निकाल दी। इक्विवेलेंट परमेबिलिटी पहला फॉर 2D फ्लो, के सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के एक्स के वाई, ये प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर 3D फ्लो, अगर 3D फ्लो रहा तो इक्विवेलेंट परमेबिलिटी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, कैसा बन गया ये के एक्स प्लस, अरे ये तो अंडर रूट है, के वाई प्लस के जेड, इसकी पावर कितना? 1/3, ठीक है। तो ये बात हो गई कि इसकी इक्विवेलेंट परमेबिलिटी की 2D और 3D में। अब बात करते हैं टोटल डिस्चार्ज की।
क्या चाहिए अपने को ओवरऑल डिस्चार्ज। तो टोटल डिस्चार्ज का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, टोटल डिस्चार्ज का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम, वो था K इंटू H इंटू NF बाय ND। तो जब वहां परमिएबिलिटी थी K, तो अब जब नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम रहेगा तो कौन सी परमिएबिलिटी काम करेगी, इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी। तो इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी क्या रहेगा यहाँ का, ये कहां से आया, फ्रॉम केस 1, फ्रॉम केस 1। अब हमने सब कुछ प्रूव कर चुका है, नॉन आइसोट्रोपिक को आइसोट्रोपिक में कर चुका है, एक्स और वाई को इक्विवेलेंट बना चुके हैं। तो टोटल डिस्चार्ज जो रहेगा, टोटल डिस्चार्ज CHARGE डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज Q जो रहेगा उसमें क्या फॉर्मूला रहेगा, K को किससे रिप्लेस कर दोगे तुम, K को कर दोगे K इक्विवेलेंट से रिप्लेस, बाकी सब पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। हेड लॉस तो हेड लॉस है, NF बाई ND NF बाई ND है, बस चेंज क्या हुआ, एक इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी का चेंज हुआ, बाकी पूरा फॉर्मूला वही है, K सिग्मा H इंटू NF बाय ND। तो ये बात हो गई किसकी, NF बाय ND जो शेप फैक्टर है, K सिग्मा इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी, H टोटल हेड अवेलेबल। तो ये हो गया किसका, डिस्चार्ज थ्रू सीपेट, डिस्चार्ज थ्रू कहाँ से, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। आइसोट्रोपिक मीडियम का हम ऑलरेडी देख चुके थे, और ये क्या हो गया, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम का डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, इसके पहले की प्रोसेस जो है वो पूरी सेम रहेगी, है ना, बस चेंज क्या आएगा, इसी का आएगा, इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी का। अब आगे बात करते हैं किसकी, डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज एनालिसिस हो गया, सीपेज डिस्चार्ज हो गया। अब बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज प्रेशर की। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखेंगे क्या सेकेंड एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज प्रेशर। ठीक है, डायग्राम बना दिया, सेम वही डायग्राम है जो अभी तक के चला आ रहा था। ब्लैक वाली कौन सी लाइन है, ब्लैक वाली इज फाई लाइन, फाई लाइन, और जो सबसे पहली लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, 100% फाई लाइन, एंड जो इधर होती है उसको बोलते हैं 0% फाई लाइन। क्यों, अभी इसके पास 100% पूरी पावर है, इसलिए 100% फाई लाइन, पूरा हेड अवेलेबल है, यहाँ आते तक के हेड खत्म हो जाएगा तो इसलिए 0% फाई लाइन। और जो ब्लू कलर की है वो ब्लू कलर की साई लाइन्स बोल दो, या फिर स्ट्रीम लाइन बोल दो, साई लाइन या फिर स्ट्रीम लाइन बोल दो, या इन्हीं का एक और नाम है फाई लाइन। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट H इज द सीपेज हेड आफ्टर n इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, या फिर सीपेज हेड मान लिया n। ठीक है, तो सिंपली देखते हैं, पहले जब वो कुछ नहीं चला था तो उसके पास सीपेज प्रेशर कितना था, सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर क्या होता है, सीपेज हेड, पीजोमीटर लगाते थे, देखते थे कितना राइज हो रहा, तो वो हेड देखते थे, सीपेज हेड इंटू गामा डब्ल्यू। अभी क्या अज्यूम किया है, H अज्यूम किया है, H इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, अब मान लो कि कुछ आफ्टर n नंबर ऑफ, आफ्टर n इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, आफ्टर n इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, मतलब मान लो कि कुछ n नंबर ऑफ चला है, मान लो वो डेल्टा एच डेल्टा एच डेल्टा एच चला है, मान लो n टाइम्स चला है, अभी यहाँ 3 टाइम में बता पाएंगे। तो अब उसके पास और कितना हेड बचा है ना, अब उसके पास और कितना हेड बचा होगा। तो आफ्टर n इक्विपोटेंशियल ड्रॉप उसके पास टोटल हेड, ये टोटल हेड बोल दो या सीपेज हेड बोल दो, सीपेज हेड कितना बचा होगा, उसके पास कितना बचा होगा बताओ। वो बचा होगा उसके पास, पहले कितना था, पहले था H, कुछ वेस्ट हुआ, कितना वेस्ट होगा, एक चलने में डेल्टा H वेस्ट हो रहा है, तो n चलने में कितना वेस्ट होगा, n इंटू डेल्टा H। तो अभी उसके पास टोटल हेड या सीपेज हेड बचा होगा, वो बचा होगा H माइनस n इंटू डेल्टा H। ठीक है, अब बात करते हैं
आफ्टर एन इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, उसके बाद कितना सीपेज प्रेशर बचा होगा, तो सीपेज प्रेशर आफ्टर एन इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है ना, उसके पास और कितना बचा होगा, तो कितना बचा होगा, डेल्टा एच डेल्टा एच डेल्टा एच डेल्टा एच। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 थे, पहले 3 चला तो बचेंगे कितने, 4। तो वो कैसे निकाला, टोटल पता था, टोटल में से n इंटू ये माइनस कर दिया, तो तुम्हारे पास टोटल हेड अवेलेबल आ गया आफ्टर n इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। तो सीपेज प्रेशर निकालना है, तो क्या उस टाइम उसके पास कितना सीपेज हेड है या टोटल हेड इनटू गामा डब्ल्यू। तो ये क्या आएगा, h माइनस डेल्टा n, h माइनस n डेल्टा h इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, कोई भी पॉइंट पे तुम क्या निकाल सकते हो, कोई भी पॉइंट पे तुम सीपेज प्रेशर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लो नेट्स। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, सीपेज प्रेशर की। अब हम लास्ट देखते हैं, हमारा जो बचा हुआ है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, सीपेज प्रेशर की। अब डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज एग्जिट ग्रेडियंट, काफी सिंपल चीजें हैं। अब एग्जिट ग्रेडियंट देखो क्या होता है, एग्जिट ग्रेडियंट हम काफी डीप में पढ़ेंगे, कहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको, इरिगेशन में, पर लेकिन अभी भी पढ़ना काफी इम्पोर्टेंट है। अभी क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है, मान लो कि कोई डैम है ना, तीसरा देख रहे, तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट। एग्जिट मतलब सब नाम में छुपा होता है, कुछ नहीं है, इंजीनियरिंग कुछ नहीं, सब नाम में छुपा हो। एग्जिट ग्रेडियंट, अब देखो अभी क्या हो रहा था कि इसके पास एच हेड अवेलेबल था, एच हेड में कितना था, एच हेड क्या था, एच हेड था h1 माइनस h2, इतनी पावर इसके पास थी यहाँ पे जब 100% फाइल लाइन पे था। तो जब वो यहाँ से चला तो कुछ लॉस किया होगा उसने एनर्जी, कुछ लॉस किया होगा। आखिरी में वो जो ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मान लो ये डिस्टेंस जो लास्ट वाला ये ट्रैवल कर रहा है वो डिस्टेंस है l मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, l मीटर। अब लास्ट में उसके पास इतना हेड अवेलेबल होना चाहिए भाई, इतना हेड अवेलेबल होना चाहिए कि वो सॉइल पार्टिकल को, लास्ट में जो सॉइल पार्टिकल है ना, अब देखो इधर ये क्या है, सॉइल पार्टिकल है या सॉलिड ग्रेन्स है, पानी इधर से ऐसे आ रहा था, इसके बाद हेड अवेलेबल, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इतना अवेलेबल होना चाहिए, है ना, कितना कि यहाँ से ये पानी निकल जाए पर लेकिन सॉलिड ग्रेन को लेके ना जाए। अगर इसको तुम ज्यादा एनर्जी दोगे तो पानी के साथ साथ के सॉलिड ग्रेन को भी उठा के ले जाएगा। तो आई क्या है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। हेड लॉस पर यूनिट लेंथ मतलब आई एग्जिट। तो यहाँ पे कितना अवेलेबल होना चाहिए, आई क्रिटिकल पड़ा था, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से कम अवेलेबल होना चाहिए, लेस देन आई सी अवेलेबल होना चाहिए। अगर आई सी हो गया, अगर आई इज इक्वल टू और ग्रेटर देन आई सी हो गया तो क्या करेगा, इसके पास इतनी एनर्जी होगी कि ये सॉलिड पार्टिकल को उठा के ले जा लेगा, और एक बार एक सॉलिड पार्टिकल गया तो ये दूसरा भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा, चौथा, पांचवा, छठवा, धीरे धीरे सब जाएंगे और एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा नीचे और तुम्हारा डैम कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई एग्जिट हमेशा कितना होना चाहिए, लेस देन आई क्रिटिकल होना चाहिए, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है वो हमने देख लिया था, G-1/1 होता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये देखो एक और बार देख लो लास्ट में, पहले फॉर्मूला देख लो जो काम का है वो बाद में पढ़ेंगे। आई एग्जिट क्या होता है, हेड लॉस। क्या है, हेड लॉस, उसके पास हेड कितना है, उसके पास हेड कितना है, डेल्टा एच का हेड है। आई एग्जिट मतलब लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला देखना, और लेंथ कितनी चलनी है, उसको एल लेंथ चलनी है। तो ये तो हो गया तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड कि भाई आई एग्जिट क्या होता है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो डायग्राम में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये जो ब्लैक वाले हैं वो तुम्हारे सॉलिड ग्रेन्स हैं। अब वाटर यहाँ से आया, इसके पास अगर एनर्जी कितनी है, अगर ये वाटर आया इसके पास एनर्जी कितनी है, इसके पास एनर्जी है I इज ग्रेटर देन IC है, मतलब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से ज्यादा हेड इसके पास अवेलेबल है।
तो ये क्या करेगा, जो सॉइल सॉलिड्स है इसको उठा के ले जा लेगा। जब ये एक सॉलिड गया तो इसके पीछे वाला भी चले जाएगा, इसके पीछे वाला, सब जाने लग जाएंगे। धीरे धीरे सब जाएंगे तो धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे और सबको पीछे वाले निकल जाएंगे। जब सबको पीछे वाले निकल जाएंगे तो क्या होगा, एक टनल बन जाएगी अंदर, और क्या होगा, ये तुम्हारा जो ब्रिज था या कोई डैम था, वो डैम क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पाइपिंग फेलियर। ये जो फिनोमिना हुआ इसको क्या बोलेंगे, पाइपिंग फेलियर। ये कब होता है, व्हेन आई इज ग्रेटर देन आई सी। तो आखिरी वाले एग्जिट ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, आई एग्जिट इज ऑलवेज लेस देन आई क्रिटिकल। आई क्रिटिकल क्या होता है, आई क्रिटिकल हमने पढ़ा था, आई क्रिटिकल इक्वल्स टू जी प्लस वन अपॉन जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई। ये तुम्हारा आई क्रिटिकल होता है। अगर ये क्रिटिकल ग्रेडियंट क्रॉस कर गया तो क्या होगा, पाइपिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पाइपिंग के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस दिए गए हैं। तो 2-3 प्रिकॉशंस होते हैं। ठीक है, एग्जिट ग्रेडियंट के तुम्हारा सिंपल ये फॉर्मूला था कि क्या हुआ ये एग्जिट ग्रेडियंट में। अब इसके क्या प्रिकॉशंस देखते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए। ठीक है, कोई भी पाइपिंग फेलियर को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, अरे एक और चीज देख लो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रह गया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा, वहां बात पहले ही बता चुका था, आई सी अपॉन आई एग्जिट क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता चुका था, जब हमने आई क्रिटिकल पढ़ा था तब भी बताया था, बट ठीक है अभी भी देख लो। वहां क्या था, आई सी अपॉन आई, अभी आई एग्जिट की बात कर रहे थे, आई सी अपॉन आई एग्जिट फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया। अब हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे तीनों एप्लीकेशंस खत्म हो गए ऑलमोस्ट। चलो, और प्रिकॉशंस अगेंस्ट पाइपिंग फेलियर। पाइपिंग फेलियर देख लिया था, क्या हो रहा था, एक पार्टिकल का इरोजन हो रहा था, उसके पीछे सारे पार्टिकल भाग रहे थे, तो एक पाइपलाइन की स्ट्रक्चर या फॉर्म हो रहा था नीचे, और वो स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे थे, पाइपिंग बोल रहे थे, पाइपिंग फेलियर। तो पहला जो प्रिकॉशंस है वो क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है आई सी अपॉन आई एग्जिट। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसको क्या रखना है, फॉर फाइन सैंड 6 to 7 वैल्यू रखनी है, किसकी लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, और फॉर कोर्स सैंड वैल्यू रखनी है 4 to 5। अब कोर्स सैंड भारी होती है, कोर्स मतलब बड़े बड़े पार्टिकल सैंड के। ठीक है, सैंड के बड़े पार्टिकल्स। ठीक है, तो सैंड वो भारी होगी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो उसको उठाने के लिए ज्यादा प्रेशर लगेगा, इसलिए उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है। फाइन सैंड हल्की होगी, फाइन होगी, तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा, उसको उठाने के लिए कम फोर्स में भी उठ जाएगी, इसलिए वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखा। ठीक है, ये तो बात हो गई फर्स्ट की, तो कोडल चीजें हो गई। बट लेकिन दूसरी चीज देखते हैं, सेकेंड प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड शीट पाइल्स ऑब्लिक कट ऑफ वॉल्स। अब ये शीट पाइल्स और कट ऑफ वॉल्स क्या होती है देखते हैं। देखो, ये कोई भी एक डैम है, ये इसका हेड है यहाँ पे कुछ, और इसका अप स्ट्रीम, इसका डाउन स्ट्रीम। इसके पास हेड कितना अवेलेबल है, इसके पास हेड अवेलेबल है इतना, ये एच। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, पानी यहाँ से ट्रेवल कर रहा है और यहाँ से निकल जा रहा है, तो इसके पास हेड अभी अवेलेबल कितना है, एच हेड अवेलेबल है। अगर इसके पास आखिरी में ज्यादा एनर्जी बची तो ये सॉइल का इरोजन कर देगा। सॉइल का अगर इरोजन कर दिया इसने तो पाइपिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्यों ना इसके साथ हम खेल दे। क्या खेल दे कि भाई पानी तो ये था, तो अब हम यहाँ क्या लगा दे, हम यहाँ लगा दे कट ऑफ वॉल्स या फिर शीट पाइल्स और कट ऑफ वॉल्स। अब जब ये शीट पाइल कट ऑफ लगाओगे तो पानी तो यहां से यहां तक के आएगा, पर देखा यहाँ पे शीट पाइल ये कैसी लगी रहेगी, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द डैम, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द डैम। अगर डैम तुम्हारा 2 किलोमीटर लंबा है तो ये वॉल 2 किलोमीटर लंबी होगी। ठीक है,
अगर बीच में दोगे, साइड में छोड़ोगे तो पानी को क्या है, वो तो वहां से निकल जाएगा, तो पूरा देना पड़ेगा। और वो यहाँ पे पानी यहाँ पे आएगा, देखेगा यहाँ पे तो शीट पाइल है, तो पानी क्या करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर इधर से ऐसे से ऊपर जाएगा। अब क्या हो रहा है, पहले पानी ऐसे ट्रैवल कर रहा था तो एनर्जी उसके पास ज्यादा बच रही थी। अब पानी को ज्यादा रास्ता ट्रैवल करना पड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके पास एनर्जी कम बचेगी। जब एनर्जी कम बचेगी तो अपना काम हो गया, पानी जब आएगा यहाँ पे तो एनर्जी कम है तो ये यहाँ से निकलेगा, तो इसके बाद इतनी एनर्जी नहीं है कि ये यहाँ पे जो सॉलिड ग्रेन है उसको भी उठा के ले जा ले, तो क्या होगा कि ये साइड से पतली गली में निकल लेगा खुद अकेला अकेला, सॉलिड ग्रेन वहीं रह जाएगा। तो ये क्या किया हमने, पाथ इंक्रीज कर दिया। तो आई क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन लेंथ। तो हमने ये क्या कर दी, लेंथ को इंक्रीज कर दिया कि भाई ज्यादा लेंथ चलो तो तुम्हारे को क्या होगा, हेड तुम्हारा ज्यादा यूटिलाइज होगा। ज्यादा हेड यूटिलाइज होगा तो जैसे ही ज्यादा हेड यूटिलाइज होगा तो उसके पास एनर्जी कम बचेगी। ठीक है, अब ये एच तो कांस्टेंट था, ये थोड़ी बढ़ रहा है। जब ये कांस्टेंट हो गया, लेंथ बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली ये डेल्टा एच कितना हो जाएगा, ये डेल्टा एच ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, सेकंड पॉइंट की, कि भाई ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट है, एक जो थर्ड पॉइंट है, अब इतनी सारी बात होगी, तरजागी जी का नाम नहीं आया, तो थर्ड पॉइंट दिया तरजागी जी ने कि भाई क्या दे दो, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव फिल्टर। प्रोटेक्टिव फिल्टर, ये किसने दिया, तरजागी ने दिया, प्रोटेक्टिव फिल्टर। अब ये प्रोटेक्टिव फिल्टर क्या है देखते हैं, प्रोटेक्टिव फिल्टर क्या है ये देखते हैं। ये तो मिटा रहे हैं, आप देखो क्या है कि प्रोटेक्टिव फिल्टर देने से क्या होगा, इसको और क्या बोलते हैं, इन्वर्ट फिल्टर भी बोलते हैं। क्या और क्या नाम इसका, इन्वर्ट फिल्टर। तो ये सब तो ठीक था, ये तो पूरी कहानी सही थी, पानी आ रहा था जा रहा था, है ना। पर लेकिन क्या हुआ, तरजागी ने आखिरी में डाउन स्ट्रीम में क्या कर दिया, एक प्रोटेक्टिव फिल्टर दे दिया। यहाँ पे उन्होंने एक प्रोटेक्टिव फिल्टर दे दिया कि भाई पानी तुम आओ आराम से, ठीक है, पानी आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। तरजागी ने डायमेंशन ऐसे रखे वो आखिरी के प्रोटेक्टिव फिल्टर के, कि अपना हेड कितना भी लेके आए, हेड मतलब ज़्यादा लेके आएगा तो प्रोटेक्टिव फिल्टर डिस्ट्रॉय होगा, बट लेकिन मिनिमम हेड जितना रहता है तो वो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हेड रहता है उसके लिए एनालिसिस किया और प्रोटेक्टिव फिल्टर की डिजाइनिंग की, है ना। तो प्रोटेक्टिव फिल्टर की डिजाइनिंग की, जो लास्ट में रेड रेड है, तो उसको इस हिसाब से किया कि पानी भले यहाँ पे आए पर लेकिन ये अकेला जाएगा, नीचे वाले सॉइल पार्टिकल को लेके नहीं जाएगा। जब ये पार्टिकल ऊपर से प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्शन दे रहा है, क्या प्रोटेक्शन दे रहा है किसको, नीचे वाले पार्टिकल को, तो इसको क्या बोला, प्रोटेक्टिव फिल्टर। तो पानी आएगा तो फिल्टर में क्या होता है, पानी फिल्टर होता है, तो वैसे ही पानी आएगा तो पानी अकेला निकल जाएगा। इधर से और आया, बोले चलो, पर ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्टर था तो बोले नहीं हम नहीं चलेंगे, यहीं रहेंगे, तो ये साइड से पानी निकल गया। और पानी आया, इससे बोला चलो, बोले नहीं ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्टर है, ठीक है। यहाँ से आया, अब यहाँ पे प्रोटेक्टिव फिल्टर नहीं है, तो यहाँ वाला बोलेगा ऊपर तो कोई नहीं है, पर तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं चलूँ, तो तुम अकेले निकल जाओ। क्यों, लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई। अब यहाँ पे ज़्यादा कम लेंथ चलनी पड़ी तो उसके पास हेड क्या था, ज़्यादा अवेलेबल था। अब उसको ज़्यादा लेंथ ट्रैवल करनी पड़ी तो उसके पास हेड कम था। अब अगर मान लो कि कोई और दमदार कोई आता है, यहाँ बोलता है कि चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई ये क्या करेगा, ये बोलेगा ठीक है चल दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम कहाँ तक के रहता है, हमारा काम इतना ही है, इसके आगे सॉइल इरोड हो या कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा जितना एरिया कन्फाइंड है उतने में नहीं होना चाहिए, तो उतने में हम क्या लगा देंगे, प्रोटेक्टिव फिल्टर लगा देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं, लास्ट पॉइंट बचता है तरजागी की गाइडलाइंस है प्रोटेक्टिव फिल्टर की। क्या गाइडलाइंस है वो देखते हैं और उसके बाद ये आज का सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, चलो आओ, ये क्या लिखे, तरजागी गाइडलाइंस फॉर डिजाइन ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्टर। जो प्रोटेक्टिव फिल्टर थे उसके डिजाइन के लिए क्या है, गाइडलाइंस है कुछ। ठीक है, क्या गाइडलाइंस है देखते हैं। अब ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि नाम आ गया इसमें तरजागी, और तरजागी कौन थे, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैंने लिख दी है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो फर्स्ट चीज, ये चीजें याद रहनी चाहिए कि है क्या। फर्स्ट जो गाइडलाइन है वो क्या है, D15 ऑफ फिल्टर। फिल्टर मतलब प्रोटेक्टिव फिल्टर, वो जो रेड कलर का वो लगा हुआ था उसका कौन सा पार्टिकल, D15।
अब ये D15, D30, D60, D10 ये सब पढ़ चुके। तो 15 मतलब परसेंटेज फाइनेंस 15%, वो वाला पार्टिकल साइज जिसका D15 हो, इफेक्टिव साइज किसके करस्पॉन्डिंग, D15 मतलब समझ रहे हो ना, 15% फाइनेंस के करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल साइज होगा उसको बोलेंगे D15 ऑफ फिल्टर। D15 ऑफ फिल्टर अपॉन D85 ऑफ प्रोटेक्टेड सॉइल इज लेस देन 5 होना चाहिए, इज लेस देन 5। ये पहला गाइडलाइन दिया किसने, गाइडलाइन दिया तरजावी ने। अब ये गाइडलाइन कहाँ से दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होंगे और आप वो बैठ के बस मक्खन खा रहे हो और कुछ नहीं, तो ये आपको याद करना है। एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म कर दिए, जो करना था कर दिया, उन्हें गाइडलाइंस दे दी कि आप ये ऐसा ऐसा करेंगे तो आपका पाइपिंग फेलियर नहीं होगा। तो क्या रखना है, D15 मतलब 15% फाइननेस के करस्पॉन्डिंग, ऐसा चार्ट बनाया था कुछ, तो ये 15% फाइननेस के करस्पॉन्डिंग जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे D15। D85 के करस्पॉन्डिंग जो D रहेगा वो D85, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड सॉइल इज लेस देन 5। अब ये जो टर्म है फर्स्ट, जो पूरी गाइडलाइन है वो क्या इंश्योर करती है, इंश्योर दैट नो सिग्निफिकेंट इरोजन ऑफ पार्टिकल। अगर ये गाइडलाइन फुलफिल हो रही है तो आपका जो प्रोटेक्टेड सॉइल है उसमें इरोजन नहीं होगा कभी, अगर ये फुलफिल कर रहे हो तो, ठीक है, ये लिखा है इसमें। अब बात करते हैं सेकेंड जो गाइडलाइन है वो क्या है, 4 इज लेस देन D15 ऑफ फिल्टर बाय D15 है, ये 15 है, प्रोटेक्टेड सॉइल इज लेस देन 20, ठीक है। तो अब क्या, ये जो पहला पोर्शन है, ये पहला पोर्शन, ये 20 हटा दो, ये पहला पोर्शन 4 इज लेस देन D15 ऑफ फिल्टर बाय D15 ऑफ प्रोटेक्टेड सॉइल, ये पहली गाइडलाइन सेकेंड है पूरी, लेकिन इसका जो पहला पार्ट है वो क्या इंश्योर करता है कि इंश्योर दैट सिग्निफिकेंट हेड लॉस ऑफ हेड इन द फ्लो थ्रू फिल्टर टेक्स प्लेस विदाउट बिल्डिंग अप एक्सेस प्रेशर। अब क्या हुआ कि भाई पानी आ रहा था, अब पानी को तुम जाने नहीं दोगे, पानी को रोक लोगे। अगर मैं तुमको बोल दूं कि एक कमरे में बंद कर दो और बोलूं 2 साल बाद निकालो ना, तो तुम क्या होगे, बोले सर पागल हो क्या, ऐसा कैसे कर रहे हो, है ना, फ्रस्ट्रेट होते जाओगे, अंदर अंदर प्रेशराइज फील करोगे कुछ दिनों बाद। स्टार्टिंग में तो मजा आएगा, बाद में दिक्कत होगी। जैसे हमको लॉकडाउन कर दिया, तो अभी तो ठीक है, जो मैनेज हो रहा है, अभी थोड़ा खोल दिया है। क्यों खोल दिया है, अगर वो एक्सिस प्रेशर अगर हमारे दिमाग में आ गए लॉकडाउन में, तो हम लोग सटिया जाएंगे, पागल हो जाएंगे कि भाई ये क्या है, घर में ही बंद है 4 महीने से, तो इसलिए खोल दिया गया है ना। और वो दूसरी इकोनॉमी भी वो दिक्कत है, बट लेकिन ठीक है, पर खोल दिया गया है। अगर आपको बंद करके रख दी तो एक्सेसिव प्रेशर, अब मैं वहाँ पे प्रोटेक्टेड सॉइल में अब पानी को जाने नहीं दूँ तो क्या होगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। ये क्या है, मेरा प्रोटेक्टेड सॉइल है और ये क्या है, ये वाटर है, अब मैं यहाँ से जाने ही नहीं दे रहा हूँ कि भाई नहीं तुम नहीं जाओगे, तो ये क्या करेगा, धीरे 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 इसके और पार्टिकल दोस्त लोग आएंगे और एक्स्ट्रा अपलिफ्ट एक्सेस प्रेशर डेवलप करवाएंगे। पर लेकिन तरजागी ने क्या बोला, तरजागी ने क्या किया, मोदी जी जैसे सबका साथ सबका विकास है, क्या कि ठीक है भाई प्रोटेक्टिव फिल्टर तुम तो रहो, पर लेकिन पानी को आने दो और अकेले जाने दो, ठीक है। मतलब सफिशिएंट हेड लॉस तो होगा पानी का, और एक्सेस प्रेशर भी डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ प्रोटेक्टेड सॉइल का काम क्या था, इरोजन नहीं करना। तो ये यहाँ से अकेला चला गया और धीरे धीरे इसके साथी भी निकल गए, पर लेकिन प्रोटेक्टेड सॉइल वहीं थी। तो ये क्या है, इंश्योर कर रहा है कि लॉस ऑफ हेड होना चाहिए थोड़ा बहुत, पर लेकिन एक्सेस प्रेशर डेवलप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो ये होगा। और ये जो सेकंड कंडीशन है, ये वाली और ये वाली लास्ट थर्ड है, D50 ऑफ फिल्टर अपॉन D50 ऑफ प्रोटेक्टेड सॉइल इज लेस देन 25। ये एडिशनल सेफ्टी कंसिडरेशंस है कि भाई एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ये दोनों यूज करते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट ये दो है कि भाई ये दो काय के लिए होती है, ये दो पहली होती है नो सिग्निफिकेंट इरोजन, और सेकंड वन होती है कि भाई सफिशिएंट वहाँ पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप ना हो या एक्सेस प्रेशर बिल्टअप ना हो। अब देखो तरजावी था तो इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो याद रखने के लिए भाई ये है, बिना रिवीजन की याद नहीं रखोगे, तो रिवीजन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ फ्लो फ्लोनेट्स खत्म होता है, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट खत्म होता है, और इसी के साथ हमारा चौथा चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। अब कल सैटरडे, तो कल सैटरडे का देखेंगे जो भी होगा कि क्या करना है, अभी डिसाइड करते हैं रात में,
है ना, टेक्स्ट करते हो ग्रुप में कि क्या करना है। अगर कल वाइवा वाइवा देना है तो ठीक है, वाइवा वाइवा कर लेते हैं, या फिर कल 5th और 6th चैप्टर भी ख़त्म कर सकते हैं अगर इच्छा हो तुम लोगों की तो, या फिर संडे को ख़त्म कर सकते हैं 5th और 6th चैप्टर। ठीक है, तो जो भी डिस्कशन होगा वो करके अपन कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि क्या करना है कल और परसों। बाकी आज के लिए इतना ही। फ्लोनेट्स ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट 4 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, 5वां 6वां एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट आधा सॉइल मैकेनिक्स ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब वो कुछ दिक्कतें हो गई थी इसलिए आज इस हफ्ते में ख़त्म नहीं हो पाया। ठीक है, अब कर देंगे ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं भाग रहा। अच्छा खासा सब्जेक्ट है, 100 घंटे में पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट। अभी तो हमको 100 घंटे भी नहीं हुए। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग में 100 घंटे बताता तो आधे लोगों की हवाएं उड़ जाती कि ये क्या है ना। ये जहाँ पे जो जो कोचिंग क्लासेस में ये सब्जेक्ट पहले हो जाता है वहाँ पे बच्चों का एडवांटेज रहता है कि सॉइल मैकेनिक्स को रिवाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, तो वो ज़्यादा नंबर लाते हैं। और जो कोचिंग सेंटर में ये दिसंबर में होता है, नवंबर में होता है, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचता, क्योंकि क्लास ही 12-12 घंटे की होती है। 12-12 घंटे की क्लास में नहीं हो पाता, तो दिक्कत यही है इन सब चीज़ों की। तो इसलिए सबसे पहले ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया है कि ये इसमें भले ही 2 महीने लगे या 3 महीने लगे, पर लेकिन बाकी के सब्जेक्ट छोटे हैं। अगर ये बड़ा सब्जेक्ट कर लिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चले जाएगा कि एक बड़ा सब्जेक्ट तैयार है, बाकी के जो छोटे छोटे वो तो समझ ही लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और चिमराई जी के वो सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो बहुत सारा, जिससे कि हमारी रीच बढ़े। नेक्स्ट लेक्चर